हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जो आज का हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म फिफ्थ सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, उसके यहाँ पर हम 2 मार्क्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेते हो लास्ट तक, तो आपको कैसे क्या किस क्वेश्चन में कंटेंट लिखना है वो सब समझ में आ जाएगा, एंड किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है वो भी समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो के बीच में मैंने बताया कि आपको इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको कैसे इस एग्जाम को मैनेज करना है उसके बारे में मैंने कुछ गाइडेंस वगैरह बताई है, तो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा। तो गाइस, जैसा कि हमने पिछले जितने वीडियो थे उसमें बहुत अच्छे से बताया था हर एक टॉपिक के बारे में, तो सेम उसी तरह ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर हम जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं प्री फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कि 2 मार्क्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंड इससे पहले की वीडियो जो थी हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की, को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें कि मैंने यूनिट 1 से लगाकर यूनिट 5 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बन सकते थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो वीडियो अच्छे से देख कर एग्जाम देने जाते हैं तो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहीं मिलने के चांसेस है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसका मतलब यही होता है कि फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू ड्रग या फिर फार्मेसी, एंड जूरिस्प्रूडेंस जो होता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री या फिर लॉ। तो जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होती है वो एक स्टडी होती है रूल्स एंड लॉ की, जो कि रेगुलेट करते हैं किसी भी ड्रग की प्रैक्टिस जो होती है उसको रेगुलेट करते हैं, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उन सभी चीजों को रेगुलेट करते हैं, उन्हें सिंपली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन मिसब्रांडेड एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग। यानी मिसब्रांडेड एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होता है उसके बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिसब्रांडेड के बारे में बात करते हैं। तो मिसब्रांडेड ड्रग जो होती हैं उन्हें हम कैसे कह सकते हैं कि ड्रग मिसब्रांडेड है। तो यहाँ पर दिया गया है कि इफ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब कोई ड्रग है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेबल नहीं है तो उसे सिंपली मिसब्रांडेड बोलेंगे। एंड जो उसको अच्छा बनाए लेकिन उसका थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो कम करे तो वो भी मिसब्रांडेड ड्रग होगी। एंड अगर कोई ड्रग है जो कि कलर्ड है, कोटेड है, पॉलिश्ड है, लेकिन उसकी कवर जो है उसे डैमेज कर रही है तो सिंपली मिसब्रांडेड ड्रग बोली जाएगी। एंड नेक्स्ट है एडल्ट्रेटेड ड्रग। यहाँ पर सिंपली एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि डिक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग। मतलब जब हम एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, तो जब हम किसी भी ड्रग में कोई मिलावट कर देंगे तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज जाएगी, तो यहाँ पर उसी को सिंपली लिखा गया है। एंड इफ इट्स कंटेनर मेड अप ऑफ पॉइजन और डेंजरस सब्सटेंस, अगर इसका कोई जो कंटेनर जिसमें हम ड्रग को पैक कर रहे हैं वो पॉइजन या फिर डेंजरस सब्सटेंस से मिलकर बना है तो उन्हें सिंपली एडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे। अगर ये कंटेन करे कोई हार्मफुल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को जो कि हेल्थ इश्यूज काज कर सके उन्हें सिंपली एडल्ट्रेटेड ड्रग बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इट्स रूल। मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो था उससे आप क्या समझते हैं एंड उसके रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। इसका आंसर लिखा गया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो होता है वो एक एक्ट होता है जो कि रेगुलेट करता है किसी भी ड्रग के इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, सेल ऑफ ड्रग यानी कॉस्मेटिक, इन सब चीजों को जो रेगुलेट करता है उसे सिंपली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलते हैं। एंड ये जो एक्ट था वो पास हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव के थ्रू, जो कि एक असेंबली होती है। 10 अप्रैल 1940 को ये एक्ट पास हुआ था एंड इसके रूल जो आए थे वो 1945 में आए थे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछा है व्हाट आर स्पूरियस ड्रग। यानी स्पूरियस ड्रग्स क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो स्पूरियस मतलब होता है कि फोनी, यानी फोनी मतलब नकली, लेकिन लुक्स लाइक एज ओरिजिनल, मतलब ये ड्रग जो होते हैं वो नकली होते हैं लेकिन ओरिजिनल की तरह दिखती हैं, तो इन्हें सिंपली स्पूरियस ड्रग्स बोलते हैं। जैसे कि डिफिनेशन में दिया गया आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल है कि एडिडास हो गई एंड एविबास होगी। तो एडिडास एंड एविबास जो है सेम लग रहे हैं, लेकिन एडिडास जो ओरिजिनल है एंड एविबास जो यहाँ पर लोकल है। तो ये स्पूरियस ड्रग्स होते हैं। जैसा कोई ड्रग का नेम सेम है लेकिन वो है नहीं ओरिजिनल, तो ये स्पूरियस ड्रग हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें पूछा है राइट द रोल सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। यानी सीडीएल एंड ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसका रोल क्या होता है उसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सीडीएल यानी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी उसके रोल के बारे में लिखना। तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो होती है वो एनालाइज करती है या फिर टेस्ट करती है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक सैंपल्स भेजे जाते हैं कस्टम कलेक्टर के थ्रू, उन सभी सैंपल को एनालाइज या फिर टेस्ट करती है।
एंड ये जो सीडीएल होती है ये कैरीड आउट करते हैं एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल, जो कि इंपोर्टेड सैंपल्स होते हैं, मतलब जो इंपोर्टेड सैंपल किया जाता है, जिन सैंपलों का इंपोर्टेशन किया जाता है उनको एनालाइज करती है एंड उसकी क्वालिटी कंट्रोल वगैरह चेक करती है एंड ये मेंटेन करते हैं माइक्रोबियल कल्चर्स वगैरह को मेंटेन करने का वर्क करते हैं, एडवाइस करती है सेंट्रल ड्रग एनालिसिस के लिए, ये सब एडवाइस करती है। तो ये सीडीएल के रोल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पूछा था कि ड्रग इंस्पेक्टर के क्या रोल होता है, उसके बारे में लिखना। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है एक फार्मासिस्ट ही होता है, ये विजिट कर सकता है वेरियस फार्मेसी लैब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्टोर्स जो हैं वहां पर विजिट कर सकता है एंड वहां पर जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी वगैरह को चेक कर सकता है। तो ये ड्रग इंस्पेक्टर होता है। जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर है तो वहां पर ये विजिट कर सकता है एंड उस पर जो भी दवाई होंगी उन सभी को चेक कर सकता है, उसकी क्वालिटी क्या है, कितने में वो सब बेच सकता है, उन सभी चीजों को वो चेक कर सकता है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के रोल हो जाएंगे। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसमें की पूछा है व्हाट आर शेड्यूल एम एंड एच, यानी शेड्यूल एम एंड शेड्यूल एच क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले शेड्यूल एम के बारे में बात करते हैं। तो ये इंक्लूड करता है जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होती हैं, ये सब शेड्यूल एम में आती हैं। यानी शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको शेड्यूल बहुत अच्छे से तैयार करके एग्जाम देने जाना है। एक वीडियो मैंने बनाया था इससे पहले शेड्यूल वाला, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखेगा। अगर वो वीडियो आप अच्छे से एक बार देख लेते हो 2 बार तो आपको जितने भी शेड्यूल हैं वो सब क्लियर हो जाएगा एंड भूलेंगे नहीं। वहां पर मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह बताई है, तो आपको उस वीडियो को जल्दी वॉच कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर ये फर्दर 3 टाइप का होता है, जैसे कि यमोन हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया। तो यमोन में जैसे कि जीएमपी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए आती है एंड जीएमपी ऑफ कॉस्मेटिक, जीएमपी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। तो इन सभी शेड्यूल को लर्न करने के बारे में मैंने ट्रिक बताई थी उस वीडियो में, तो आप लोग जरूर उसे देखिएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर शेड्यूल एच है। तो शेड्यूल एच जो होता है कंटेन करता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती, तो वो शेड्यूल एच में आती है सभी ड्रग, जैसे कि अल्प्राजोलाम होगी, डायजिपाम होगी, एल्बेंडाजोल होगी। तो ये सब शेड्यूल एच में ड्रग्स आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कि पूछा है व्हाट आर शेड्यूल एन, शेड्यूल एक्स, जी, आर, डब्ल्यू, जे, सी। इसमें से आपको किसी 2 के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ पर इस वीडियो में हर एक शेड्यूल को डिफाइन करूंगा, तो आपको बहुत अच्छे से इसको वॉच करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल एन के बारे में। तो शेड्यूल एन जो होता है वो रिक्वायरमेंट जो होती है मिनिमम, जो कि फार्मेसी इक्विपमेंट होती है उनको रन कराने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है वो सब शेड्यूल एन में आती हैं। एंड बात करते हैं शेड्यूल एक्स के बारे में। तो शेड्यूल एक्स जो होता है कंटेन करता है लिस्ट ऑफ फार्मिंग ड्रग्स, मतलब जिसमें के हैबिट में पड़ जाती है वो सब लिस्ट ड्रग्स की होती है, वो सब शेड्यूल एक्स में आती है। एंड शेड्यूल जी जो होता है ऐसी ड्रग्स होते हैं जो कि हार्मोनल प्रिपरेशन होते हैं या फिर अंडर सुपरविजन ही मिलती हैं, तो शेड्यूल जी में आ जाएंगी। सेम इसी प्रकार से शेड्यूल आर हो जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर कंडोम्स, मतलब कंडोम्स वगैरह जो होते हैं या फिर कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती हैं वो सब शेड्यूल आर में आती हैं। अंडरनेक्स्ट का शेड्यूल डब्ल्यू तो ये कंटेन करता है जेनेरिक मेडिसिन को। एंड शेड्यूल जे जो होता है उसमें मतलब ऐसे डिजीज आते हैं जो कि क्यूरेबल नहीं है, जो कि मार्केट में प्रेजेंट टाइम में मेडिसिन है, उन मेडिसिन के थ्रू ये डिजीज क्योर नहीं किए जा सकते, वो शेड्यूल जे में आते हैं। एंड शेड्यूल सी में जैसे कि इट कंटेन्स वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड देयर रेगुलेशन, मतलब वेरियस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनको कंटेन करता है, उनका जो रेगुलेशन होता है उन सभी चीजों को कंट्रोल करता है, तो शेड्यूल सी हो जाएगा। आपको वो वीडियो अच्छे से वॉच कर लेनी है, आपको हर एक शेड्यूल अच्छे में समझ में आ जाएगा, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है व्हाट आर होलसेल एंड रिटेल सेल लाइसेंस, मतलब होलसेल लाइसेंस है, रिटेल सेल लाइसेंस जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो होलसेल लाइसेंस मतलब इसका होता है कि थोक विक्रेता। तो एक लाइसेंस होता है जो कि इश्यूड किया जाता है उस पर्सन को जो कि सेल करता है किसी भी प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से या फिर इंडस्ट्री से रिटेलर को, मतलब केमिस्ट वगैरह जो होते हैं वो सब इन्हीं से खरीदते हैं, तो वो होलसेल लाइसेंस हो जाएगा। यानी थोक के विक्रेता जो होते हैं उन्हें सिंपली होलसेल बोलते हैं। एंड यहाँ पर रिटेल सेल है जो कि फुटकर विक्रेता होते हैं। रिटेल सेल लाइसेंस क्या होता है, इट इज अ लाइसेंस फॉर सेलिंग मेडिसिन फ्रॉम होलसेलर टू द पेशेंट डायरेक्टली, मतलब ये ऐसा लाइसेंस होता है जो कि सेलिंग करता है मेडिसिन की होलसेल से डायरेक्टली पेशेंट तक, तो ये सिंपली रिटेलर के लिए लाइसेंस हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें पूछा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीसी, DTAB एंड CDL। तो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फुल फॉर्म जैसे कि है डीसीसी मीन्स ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हो जाता है, एंड DTAB मीन्स ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड हो जाता है, एंड CDL मीन्स सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो जाता है। तो इसके कुछ फुल फॉर्म हो जाते हैं, आपको अच्छे से इनको लर्न कर लेनी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें भी पूछा है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ
CPCSEA, IAEC एंड NLEM, जो इनके फुल फॉर्म लिखने हैं यहाँ पर। CPCSEA वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके पेपर देने जाना है, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल, एंड IAEC का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिकल कमिटी, एंड NLEM का तो पता ही होगा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होता है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। बस इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, मतलब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है उसके बारे में लिखना है। मतलब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है एक ऐसा लाइसेंस होता है जो कि अलाउ करता है फार्मेसी में किसी भी ड्रग को तुम ऐसे ही बेच सकते हो जो कि सुपरविजन में है एंड क्वालिफाइड पर्सन वो नहीं है, उसके बिना भी आप इस मेडिसिन को, इसके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ता है उसे सिंपली रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 उसमें पूछा है राइट अबाउट फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट के बारे में आपको इसमें लिख रहा है। तो फार्मेसी एक्ट जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था 14 मार्च 1948 में। एंड फार्मेसी एक्ट जो होता था एक ऐसा एक्ट होता है जो कि रेगुलेट करता है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी को, उन्हें सिंपली फार्मेसी एक्ट बोलते हैं। एंड एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे एक इंट्रोड्यूस हुआ था। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या होते हैं उसके बारे में भी बात किया है। तो आपको वीडियो को वॉच करना है अच्छे से। एंड यहाँ पर 12 क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है व्हाट आर द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, यानी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो एक पर्सन होता है जो कि प्रैक्टिस करता है इन द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी स्पेशली मेडिसिन में, तो उसे सिंपली मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। एंड रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो होता है वो एक पर्सन होता है या फिर फार्मासिस्ट होता है जिसका की नेम जो होता है स्टेट पे जो रजिस्टर होता है उस पर रजिस्टर होता है, उसे सिंपली रजिस्टर्ड फार्मेसी, स्टेट का जो एक रजिस्टर होता है उस पर उसका नेम वगैरह सब रजिस्टर्ड होता है। एंड जहाँ पर वो वर्क वगैरह करता है वो सब उसमें रजिस्टर होता है, तो इसे सिंपली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बोलते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसमें पूछा है राइट द मेंबर्स ऑफ पीसीआई, यानी पीसीआई में टोटल कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में लिखना है। तो पीसीआई जो होता है यहाँ पर मेनली 3 टाइप के मेंबर होते हैं, जैसे कि इलेक्टेड मेंबर हो गया, नॉमिनेटेड मेंबर हो गया, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो गए। तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर में जैसे कि कितने मेंबर आते हैं, तो यहाँ पर 6 टीचर होंगे जो कि इलेक्टेड किए जाएंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। एंड एक मेंबर होगा जो कि इलेक्टेड किया जाएगा MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। एंड एक मेंबर होगा जो कि हर एक स्टेट से होगा जो कि स्टेट काउंसिल के थ्रू सेलेक्ट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर, तो नॉमिनेटेड मेंबर में भी कुछ मेंबर होते हैं जैसे कि 6 मेंबर जो होंगे वो नॉमिनेटेड किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। एंड 2 मेंबर जो होंगे वहां पर एक जो होगा रिप्रेजेंटेटिव होगा UGC में यानी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। एंड एक मेंबर AICTE जो होगा उसका मेंबर होगा। है एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो एक्स ऑफिशियो में 3 फर्दर मेंबर आ जाते हैं, जैसे कि एक मेंबर जो होगा डायरेक्टर जनरल होगा हेल्थ सर्विस का। एंड एक मेंबर जो होगा वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि उसका डायरेक्टर होगा। एंड एक मेंबर जो होगा वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का होगा। तो ये इसके मेंबर्स कुछ हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 उसमें पूछा है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, यानी मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन जो होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है, जो कि 1955 में आया था। यहाँ पर कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है जैसे कि टू कंट्रोल मिसयूज ऑफ अल्कोहल इन बेवरेज, मतलब अल्कोहल जो है उसका बेवरेजेस में ज्यादा यूज होने लगा था तो इसीलिए एक आया था, उसको कंट्रोल करता है एक। एंड ये कलेक्ट करता है टैक्स या फिर एक्साइज ड्यूटी जो होती है जो कि प्रोडक्ट जो कि अल्कोहल कंटेन करते हैं उन सभी प्रोडक्ट पे जो एक्साइज ड्यूटी या फिर टैक्स वगैरह होता है उसी को कंट्रोल करता है। तो ये हो जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है व्हाट आर नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एंड आपको एग्जाम में करना कुछ नहीं है, आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर लर्न आ जाएगा। अगर आप लोग 1-2 बार इस PDF को पढ़ते हो तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में कंटेंट लिखा गया है। एंड ये कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप सुटेबल कंटेंट है, आप ये लिख देते हो तो आपको आसानी से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर नार्कोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं मॉडरेट या फिर सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए, उसे सिंपली नार्कोटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया ओपियम, मॉर्फिन, तो ये नार्कोटिक सब्सटेंस हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इसी में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो होते हैं
वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ब्रेन को एंड अल्टर कर देते हैं परसेप्शन एंड कॉग्निशन जो होती है उसको अल्टर कर देते हैं, यानी कंसंट्रेशन माइंड में जो होती है उस सभी को चेंज कर देते हैं। उन्हें सिंपली साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस बोलते हैं, या फिर इन्हें ऐसे सब्सटेंस हम बोल सकते हैं कि मूड के बिहेवियर जो होता है उसे चेंज कर देते हैं। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हो जाते हैं एंड इसका एग्जांपल जैसे कि कैनबिस हो गया, कोकाइन हो गया, हीरोइन हो गया। तो ये क्वेश्चन में इतना कंटेंट आपको लिखना था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कि पूछा है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड डीनेचर्ड अल्कोहल। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होती है? ये ऐसी अल्कोहल होती है जो कि कंफर्म करती है ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है जिसे कि हम लेने के बाद डिहाइड्रेटेड अल्कोहल इसे बोल सकते हैं कि मतलब वाटर जो होता है उसकी कमी कर देता है। तो ये सिंपली एब्सोल्यूट अल्कोहल हो जाएगी। एंड डीनेचर्ड के बारे में बात करते हैं तो ये भी एक इथाइल अल्कोहल होती है जो कि मेड अप होती है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, लेकिन इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर बैड टेस्टिंग के प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं, तो सिंपली डीनेचर्ड अल्कोहल हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है डिफाइन मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज जो होती हैं जैसे कि इसमें आते हैं कुछ मंत्र होंगे, कवच होंगे, तालिस्मान होंगे जो कि यूज किए जाते हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसे क्योर करने के लिए, तो उन्हें सिंपली मैजिक रेमेडीज बोलते हैं। यानी इसमें जैसे कि कुछ होते हैं जैसे कि झाड़ फूंक वाले आ जाते हैं कि बोलते हैं कि यहाँ पर दाना हो गए तो झाड़ फूंक करवा लो सही हो जाएगी, तो ये सब मैजिक रेमेडीज होते हैं। एंड इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने जिसका की नेम था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, जो कि पास हुआ था 1954 में, जो कि रेगुलेट करता था एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो होती थी इसको रेगुलेट करता था। तो ये मैजिक रेमेडीज हो जाएंगी, आपको आसानी से इसमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कि पूछा है डिफाइन एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट क्या होता है उसके बारे में लिखना। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि एनी नोटिस, सर्कुलर, वीडियो दैट प्रमोट एनी प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड आर कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट। मतलब कोई ऐसी नोटिस या फिर सर्कुलर या फिर वीडियो जो कि किसी भी प्रोडक्ट या फिर ब्रांड को या फिर सर्विस को प्रमोट करे उसे सिंपली एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कि पूछा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीपीसीओ एंड आईएईसी। तो यहाँ पर डीपीसीओ का फुल फॉर्म होता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर एंड आईएईसी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमिटी। तो आपको लर्न कर लेने हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कि पूछा है व्हाट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट जो होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रिवेंशन ऑफ एनिमल एक्ट जो है वो पास किया गया था 1960 में, जो कि एक एक्ट होता है जो कि पास किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट के साथ, जो कि प्रोहिबिट करता है ऐसे पर्सन को जो कि किसी भी एनिमल्स वगैरह को अननेसेसरी पेन काज कर रहे हैं या फिर कोई एनिमल जो है वो अननेसेसरी पेन से सफर कर रहा है, तो उन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। इन्हें सिंपली प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में जिसमें कि पूछा है व्हाट आर सेलिंग प्राइस फार्मूला एंड रिटेल प्राइस फार्मूला। तो आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस एंड रिटेल प्राइस फार्मूला का कैलकुलेशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेलिंग प्राइस कैलकुलेशन है जैसे कि पीसी इक्वल टू पीएस इंटू 1 प्लस एम अपॉन 100। तो इस प्रकार से सेलिंग प्राइस का फार्मूला कैलकुलेशन हो जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है, आपको इनको अच्छे से लर्न करके जाना है। एक या दोनों मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। तो यार पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार प्राइस फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर रिटेल प्राइस फार्मूला, तो रिटेल प्राइस फार्मूला कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि आरपी इक्वल टू एमसी प्लस सीसी प्लस एमपी प्लस पीसी इंटू 1 प्लस एम ए पी ई अपॉन 100 प्लस ई डी। तो इस प्रकार से रिटेल प्राइस फार्मूला कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आरपी जो है रिटेल प्राइस हो जाएगी, एमसी है मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, एंड सीसी जो है वो कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगी, एंड पीएम जो है यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी, एंड पीसी जो है यहाँ पर पैकेजिंग चार्ज हो जाएगा, एंड एमएपी आप लोग देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये फार्मूला हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला है, आपको अच्छे से इसको लर्न कर लेना है। एंड आपको इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें पूछा है डिफाइन एनएलईएम। तो एनएलईएम जो होता है वो स्टैंड किया जाता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नाम से इसे जानते हैं। वो पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू पब्लिश किया जाता है। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पब्लिक की रिक्वायरमेंट या फिर पॉपुलेशन जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं फॉर द हेल्थ केयर। तो इन्हें सिंपली नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के नाम से जानते हैं। एंड ये मेडिसिन जो होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इफिकेसी, सेफ्टी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे इनको सिलेक्ट किया जाता है। तो ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो उसमें पूछा है
व्हाट डू यू मीन बाय फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, यानी फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होते हैं, उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो होता है 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू ड्रग या फिर फार्मेसी, एंड यहाँ पे जो लेजिस्लेशन होता है उसका मतलब होता है रूल एंड लॉज। मतलब ये फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन होता है कि इसमें जैसे कि ये सेट होता है एक लॉ एंड रूल का, जो कि रेगुलेट करता है किसी भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग, प्रैक्टिसिंग, इन सब चीजों को जो रेगुलेट करता है उसे सिंपली फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बोलते हैं। एंड ये जो लेजिस्लेशन होता है वो एज अ हेल्थ केयर सिस्टम का बैकबोन वर्क करता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या होता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग इंक्वायरी कमेटी, यानी ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो होती है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। तो 11 अगस्त 1930 को ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी अंडर द मेंबरशिप ऑफ आर एन चोपड़ा, यानी आर एन चोपड़ा जो थे उनकी चेयरमैनशिप में। तो यहाँ पे जो ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी होती है वो 11 अगस्त 1930 को गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की गई थी फॉर द कंट्रोलिंग या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फार्मेसी फील्ड, मतलब फार्मेसी फील्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या फिर उनको सॉल्व करने के लिए आर एन चोपड़ा की चेयरमैनशिप में ड्रग एंड इंक्वायरी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 25 जो है कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें कि पूछा है राइट अ नोट ऑन हाथी कमेटी एंड भोर कमेटी। तो यहाँ पर हाथी कमेटी और भोर कमेटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इनके चांसेस है कि एग्जाम में आ जाएं। एंड यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हाथी कमेटी के बारे में। तो हाथी कमेटी जो थी वो स्टेबलाइज की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जयसुखलाल हाथी इन 1974, यानी जयसुखलाल हाथी जो थे उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी स्टेबलाइज की गई थी। सिंपली यहाँ पर लिखा है कि जयसुखलाल हाथी जो थे उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी स्टेबलाइज की गई थी, इसलिए इसे सिंपली हाथी कमेटी के नाम से जानते हैं। एंड इसका जो मेन रोल था वो यही था कि जो भी स्पेशल फैक्टर्स हैं उन सभी चीजों को चेक करें, यानी ड्रग्स में एंड इंडस्ट्री वगैरह में जो ड्रग्स बनती हैं उन सभी में जितने भी स्पेशल फैक्टर्स हैं उन सभी को चेक करें, डिटरमाइन करें। तो यही इसका मेन एम था। नेक्स्ट है भोर कमेटी। तो भोर कमेटी जो थी वो स्टेबलाइज की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ऑन अक्टूबर 1943 इन द चेयरमैनशिप ऑफ सर जोसेफ भोर, यानी जोसेफ भोर जो थे सर उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी स्टेबलाइज की गई थी जिनका की दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें पूछा है राइट द फार्मासिस्ट ओथ्स, मतलब फार्मासिस्ट जो होते हैं उसकी शपथ क्या होती है उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग ओथ्स हैं फार्मासिस्ट के, जैसे कि विल ट्राई टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएटिविटी ऑफ पब्लिक हेल्थ बाय परफेक्टिंग माय नॉलेज एंड ट्राइंग टू एजुकेट। इसका मतलब यह है कि फार्मासिस्ट जो होता है वो शपथ लेता है कि मैं अपने ज्ञान को पूर्ण करके और शिक्षित करने का प्रयास करके सार्वजनिक स्वास्थ्य की रचनात्मक में योगदान देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट आई वांट टू फॉलो द सिस्टम इन विच आई एम मेनली इंगेज्ड इन मेडिकल केयर एंड कंसल्टेशन, मतलब मैं उस प्रणाली का पालन करना चाहता हूं जिसमें मैं मुख्य रूप से चिकित्सा देखभाल और परामर्श में लगा हूं, यानी चिकित्सा। And next है I will try to discover and manufacturing quality medicines to alleviate the sufferings of humanity, मतलब मैं मानवता के दुखों को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाओं की खोज और निर्माण करने का प्रयास करूंगा। तो ये कुछ फार्मासिस्ट के ओथ से, यानी जिन्हें शपथ के नाम से जानते हैं, ये फार्मासिस्ट की कुछ शपथ होती हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है एंड इसका भी चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि पूछा है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट जो होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में लिखना। यहाँ पर कुछ इसके ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है बाय द एडजस्टिंग या फिर प्रिवेंटिंग लार्ज नंबर ऑफ अनसेफ अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन जो होते हैं उन सभी को प्रिवेंट करके एक प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है, इसका ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एंड टू प्रमोट एक्सेस ऑफ सेफ अबॉर्शन सर्विसेज टू वुमेन, मतलब ऐसे अबॉर्शन को प्रमोट करती है जो कि सेफ हो, वुमेन की हेल्प के लिए उनको प्रमोट करती है। टू प्रमोट द प्रोटेक्शन टू मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर लीगल अबॉर्शन, मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनको मतलब कौन कौन से लीगल अबॉर्शन वगैरह कर सकते हैं उन सब चीजों को प्रमोट करती है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं मेडिकल एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।
एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, जिसमें कि पूछा है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट होता है उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले टू रिड्यूस करप्शन, यानी भ्रष्टाचार जो होता है उसको कम करना, यानी कि कोई नेता वगैरह है तो उससे जैसे कि आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है जनता के लिए, तो ये सब मतलब भ्रष्टाचार बहुत करते हैं, तो उन सब चीजों को कम करने के लिए राइट टू एम या फिर इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था। एंड ये हेल्प करता है सिटीजन्स को कि वो अपने नॉलेज जो है वो सब जान सके कि मतलब कि सरकार क्या कर रही है नहीं क्या कर रही है, तो उन सभी को जान सके। एंड डेमोक्रेसी विल बी फोर्स्ड, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें कि पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि जो किसी भी व्यक्ति के माइंड से जनरेट होती है, मतलब इनोवेटिव माइंड जो होता है या फिर इन्वेंशन जो होता है या फिर उसका खुद का क्रिएटिव आइडिया होता है उसे जो जनरेट होती है उन्हें सिंपली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि ये वीडियो में बना रहा हूँ तो ये मेरा एक राइट है कि मेरे माइंड में क्रिएशन आया कि मैं वीडियो बनाऊं, तो ये मेरा राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। जैसे कि डिफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हैं इसकी क्या लिखी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो एक लीगल राइट होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है वर्क ऑफ एनी आइडिया इन्वेंशन और डिजाइन ऑफ एनी क्रिएचर, यानी किसी भी क्रिएचर का डिजाइन जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लॉन्ग पीरियड तक भी उसके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है। इसके कुछ टाइप होते हैं जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया। यानी जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अगर दूसरा कोई वीडियो डालता है तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये इन्वेंशन है मेरा कि मैं ही इसे सोच के बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थे कुछ 2 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड गाइस इसकी पीडीएफ वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका कि नेम है सॉल्व फार्मेसी, तो वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।